नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। कन्या सुमंगला योजना में राशि बढ़ने के बाद सरकार अब नए लाभार्थियों का सही सत्यापन कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि जिन परिवारों को सच में जरूरत है उन्हें ही लाभ मिले। जिलों में टीमें लग गई हैं ताकि कोई पात्र बच्ची योजना से वंचित न रह जाए और आवेदन प्रक्रिया साफ सुथरी रहे। स्मार्टफोन और टैबलेट योजना का नया चरण आज से कई जिलों में शुरू हो गया है। सरकार चाहती है कि पढ़ाई करने वाले युवाओं को डिजिटल साधन मिले ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं और ऑनलाइन शिक्षा में पीछे न रहें। कॉलेजों में वितरण शिविर लगाए जा रहे हैं और छात्रों से पहचान व दस्तावेज साथ लाने को कहा गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सहायता राशि बढ़ाकर 1,01,000 करने के बाद नया आवेदन पोर्टल चालू कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अब ज्यादा गरीब परिवार अपनी बेटियों का विवाह सम्मान से कर सकेंगे। समाज कल्याण विभाग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल कर दी है ताकि ग्रामीण लोग भी आसानी से जुड़ सकें। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट बनाने का काम तेज कर दिया गया है। सरकार ने डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर और बेहतर फर्नीचर के लिए अलग बजट जारी किया है। अधिकारियों का मानना है कि बच्चों को आधुनिक तरीके से पढ़ाया जाएगा तो सरकारी स्कूलों पर भरोसा भी बढ़ेगा और निजी स्कूलों की निर्भरता घटेगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का विस्तार यूपी के कई जिलों में किया जा रहा है। इसका मकसद किसानों को बेहतर बीज, तकनीक और बाजार तक पहुंच देना है। कृषि विभाग गांवों में शिविर लगाकर किसानों को योजना समझा रहा है ताकि उत्पादन बढ़े और खेती ज्यादा लाभकारी बन सके। खासकर छोटे किसानों के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ब्याज मुक्त ऋण देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज पहले चरण के आवेदनों की जांच शुरू हुई। अधिकारी कह रहे हैं कि जिन युवाओं के पास अच्छा व्यापारिक विचार है उन्हें पूंजी की कमी नहीं होने दी जाएगी। इससे छोटे शहरों में रोजगार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने यूपी को सड़क और पुल निर्माण के लिए लंबे समय का ब्याज मुक्त ऋण दिया है। लोक निर्माण विभाग अब प्राथमिकता वाले मार्गों की सूची बना रहा है। योजना का मकसद गांवों और औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर सड़क से जोड़ना है ताकि व्यापार, परिवहन और निवेश को बढ़ावा मिले। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। मुद्दे महंगाई, रोजगार और विकास योजनाओं के रहे। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सरकार पर आंकड़ों का खेल खेलने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने अपने कामों को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्ष को भ्रम फैलाने वाला बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधान परिषद में अपने संबोधन में विकास कार्यों और बजट की प्राथमिकताओं पर जोर देने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि वे कानून व्यवस्था, निवेश और रोजगार को लेकर सरकार का रोड मैप भी बताएंगे ताकि संदेश साफ जाए कि सरकार आने वाले वर्षों में किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। विपक्ष इसे अंदरूनी कलह बता रहा है जबकि समर्थक इसे निजी मामला कह रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी माहौल में ऐसे संकेत स्थानीय राजनीति पर असर डाल सकते हैं। खासकर पूर्वांचल क्षेत्र में बजट 2026 पर विधानसभा में लगातार चर्चा चल रही है। सरकार इसे विकास और निवेश बढ़ाने वाला बता रही है, जबकि विपक्ष कर्ज और खर्च को लेकर सवाल उठा रहा है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इतना बड़ा बजट अगर सही तरह लागू हुआ तो राज्य की बुनियादी ढांचे और रोजगार पर बड़ा असर पड़ सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित लखनऊ दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया है। संगठन से जुड़े लोग इसे वैचारिक संवाद का महत्वपूर्ण दौरा बता रहे हैं, जबकि राजनीतिक दल इसकी अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव की मौजूदगी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से सियासी समीकरण बदलने की चर्चा है। पार्टी इसे सामाजिक संतुलन मजबूत करने वाला कदम बता रही है। विश्लेषकों का मानना है कि इससे कुछ इलाकों में विपक्ष को नई ऊर्जा मिल सकती है। महोबा जल मिशन को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना का फायदा जनता तक सही तरीके से नहीं पहुंच रहा। सरकार ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा कि योजना से हजारों गांवों को पानी मिला है, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। अमरोहा जिला अदालत को बम धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस और बम निरोधक दल ने पूरे परिसर की जांच की। अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन एहतियात के तौर पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि लोगों में भय न फैले।
संभल में अवैध वसूली की शिकायत पर एएसपी ने पूरी एसओजी टीम को निलंबित कर दिया। जांच बैठा दी गई है और कहा गया है कि पुलिस की छवि खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से शिकायतें थीं, इसलिए इस कार्रवाई से उन्हें राहत महसूस हो रही है। मुगल सराय में नशीली दवा तस्करी के आरोपी की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस का कहना है कि अपराध से कमाई गई संपत्ति पर सख्ती जारी रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में डर का माहौल बनेगा और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। मथुरा में धार्मिक जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद पथराव हुआ। पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया और इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया। प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है ताकि त्योहार का माहौल खराब न हो। बरेली में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 डकैत घायल हुए और 4 गिरफ्तार किए गए। पुलिस का कहना है कि ये लोग लंबे समय से लूट की घटनाओं में शामिल थे। इलाके के लोगों ने राहत जताई है कि अब रात में सुरक्षा का माहौल बेहतर होगा और अपराधियों पर दबाव बढ़ेगा। अभिनेता राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और अगली तारीख तय की। कानूनी जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों में समझौते की संभावना अक्सर बनी रहती है। मौसम विभाग ने बताया है कि फिलहाल राज्य में मौसम सामान्य है, लेकिन 2 दिन बाद पश्चिमी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि कटाई या छिड़काव जैसे काम मौसम देखकर करें ताकि फसल को नुकसान न हो। लखनऊ में तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और लोग हल्की गर्मी महसूस करने लगे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि मौसम बदलते समय खान पान और पानी पर ध्यान दें ताकि सर्दी जुकाम से बचा जा सके। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि मार्च की शुरुआत से गर्मी का असर और साफ दिखेगा। मंडियों में गेहूं के दाम बढ़ने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। व्यापारी कह रहे हैं कि अच्छी गुणवत्ता का अनाज ज्यादा कीमत पा रहा है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निर्यात और मांग बनी रही तो किसानों को इस सीजन में बेहतर आय मिल सकती है। बंथरा मंडी में आज गेहूं की भारी आवक दर्ज की गई, जिससे व्यापारियों की चहल पहल बढ़ी रही। अधिकारी कह रहे हैं कि खरीद व्यवस्था सुचारू है और किसानों को भुगतान समय पर मिलेगा। मंडी में तौल और भंडारण की अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई है। तराई क्षेत्रों में सुबह कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे मौसम में धीमी गति और हेडलाइट का सही इस्तेमाल दुर्घटनाओं को कम कर सकता है। प्रयागराज के माघ मेले में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या उम्मीद से ज्यादा पहुंच रही है। प्रशासन का कहना है कि व्यवस्था संभालना चुनौती है, लेकिन सफाई, सुरक्षा और यातायात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके। ग्रेटर नोएडा में व्रत के आटे से बीमार हुए लोगों के बाद खाद्य विभाग ने दुकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लोगों से भी अपील की गई है कि पैक्ड और भरोसेमंद उत्पाद ही खरीदें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एआई से जुड़े एक बड़े कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें यूपी के स्टार्टअप भी हिस्सा ले रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राज्य में तकनीकी निवेश और रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं। कुशीनगर से भारत नेपाल मैत्री महोत्सव की शुरुआत हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और व्यापारिक बैठकों के जरिए दोनों देशों के संबंध मजबूत करने की कोशिश है। आयोजकों का कहना है कि इससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। कोहरे के कारण बंद रही गोरखपुर पाटलिपुत्र ट्रेन अब नियमित चलने लगी है। यात्रियों ने राहत जताई है क्योंकि इससे रोजाना सफर करने वालों की परेशानी कम होगी। रेलवे ने कहा है कि मौसम सामान्य रहने पर शेड्यूल स्थिर रहेगा। सरयू पुल पर जाम लगने से यात्रियों को घंटों परेशानी हुई। प्रशासन ने बस चालकों को नियम मानने की चेतावनी दी है और ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द स्थायी यातायात प्रबंधन योजना लागू की जाएगी। गाजियाबाद में औद्योगिक भूखंडों के लिए नई पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हुई है। आवास विकास परिषद का कहना है कि इससे निवेशकों को पारदर्शी तरीके से जमीन मिलेगी और उद्योग बढ़ेंगे। स्थानीय व्यापार मंडल इसे रोजगार के लिहाज से सकारात्मक कदम मान रहा है। रिक्त फ्लैटों की ई नीलामी की तारीख घोषित होने के बाद खरीदारों में रुचि बढ़ी है। परिषद का कहना है कि प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी रखी जाएगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे आवासीय परियोजनाओं में फंसी संपत्तियां जल्दी उपयोग में आ सकेंगी। पर्यटन विभाग ने युवाओं को टूरिस्ट गाइड बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका मकसद स्थानीय युवाओं को रोजगार देना और पर्यटकों को बेहतर जानकारी उपलब्ध कराना है। अधिकारियों का मानना है कि इससे पर्यटन अनुभव और राज्य की छवि दोनों सुधरेंगी।
मुरादाबाद के पीतल कारीगरों ने निर्यात शुल्क में बदलाव की मांग उठाई है। उनका कहना है कि लागत बढ़ने से विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा मुश्किल हो रही है। उद्योग विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि राहत मिली तो निर्यात फिर तेज हो सकता है। वाराणसी में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नई लाइटिंग व्यवस्था शुरू होने जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर सुंदर दिखेगा और रात में सुरक्षा भी बढ़ेगी। स्थानीय व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि इससे पर्यटन और बाजार गतिविधियां बढ़ेंगी। कानपुर मेट्रो के अगले चरण के लिए तकनीकी टीम ने निरीक्षण किया है। परियोजना अधिकारी कह रहे हैं कि ट्रायल रन की तैयारी अंतिम चरण में है। लोगों को उम्मीद है कि विस्तार होने से शहर में यातायात दबाव कम होगा और सफर तेज व सुविधाजनक बनेगा। एम्स गोरखपुर में नई मशीनें लगने के बाद इलाज सुविधाएं बढ़ने वाली हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अब कई जांचें यहीं हो सकेंगी, जिससे मरीजों को बड़े शहर जाने की जरूरत कम पड़ेगी। स्थानीय लोग इसे क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बड़ी राहत मान रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी औद्योगिक विकास के लिए नया लैंड बैंक तैयार कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे निवेशकों को जल्दी जमीन मिलेगी और उद्योग तेजी से लग सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रोजगार और शहरी विकास दोनों को गति मिलेगी। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर व्यापारियों और प्रशासन की फिर बैठक हुई। दुकानदार पुनर्वास और व्यवसाय पर असर को लेकर चिंतित हैं। प्रशासन का कहना है कि विकास और आजीविका दोनों का संतुलन रखा जाएगा। एकादशी के अवसर पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। भक्तों ने दर्शन के बाद परिक्रमा की और पूरे दिन भक्ति माहौल बना रहा। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों से काफी अधिक रही। कांवड़ लेकर आई युवती तमन्ना ने बुर्का पहनकर यात्रा पूरी की तो लोगों ने स्वागत किया और धार्मिक सौहार्द की मिसाल बताया। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं ने फूल बरसाए और जल अर्पण कराया। इस घटना को सामाजिक एकता के उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी चर्चा आसपास के जिलों में भी हो रही है। बरसाना स्थित राधा रानी मंदिर तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना पर सर्वे तेज हुआ। तकनीकी जांच के लिए IIT रुड़की की टीम क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है। प्रशासन का मानना है कि रोपवे बनने से तीर्थयात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। स्थानीय लोग परियोजना से रोजगार की उम्मीद जता रहे हैं। राज्य के 5 प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की योजना आगे बढ़ी है। आगरा में पहला चार्जिंग स्टेशन चालू हो गया है। सरकार का लक्ष्य प्रदूषण कम करना और सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाना है। अधिकारियों का कहना है कि अगले चरण में और शहरों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। चंदौली में शादी समारोह के दौरान नकदी से भरा बैग लेकर एक नाबालिग के फरार होने की खबर से हड़कंप मच गया। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच टीमें आसपास के क्षेत्रों में तलाश कर रही हैं और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि जल्द आरोपी तक पहुंचा जा सके। राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सरकार ने डिजिटल खाका तैयार किया है। योजना के तहत लाखों युवाओं को AI प्रशिक्षण देने और डेटा सेंटर नेटवर्क बढ़ाने की तैयारी है। विशेषज्ञ इसे रोजगार सृजन और निवेश आकर्षित करने वाला कदम बता रहे हैं, जिससे टेक सेक्टर में बड़ा बदलाव संभव माना जा रहा है। वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए उम्मीद पोर्टल पर अंतिम तारीख घोषित होने के बाद गतिविधि तेज हो गई है। प्रशासन ने सभी संबंधित संस्थाओं से समय रहते आवेदन करने को कहा है। अधिकारियों के अनुसार डिजिटल रिकॉर्ड बनने से संपत्तियों के प्रबंधन और विवाद समाधान में पारदर्शिता आएगी। वृंदावन में धार्मिक सभा के दौरान अलंकार अग्निहोत्री ने सनातन विचारधारा के समर्थकों के लिए नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की। समर्थकों ने इसे सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का प्रयास बताया। राजनीतिक विश्लेषक इसे आगामी चुनावी समीकरणों पर असर डालने वाली पहल के रूप में देख रहे हैं। हालांकि औपचारिक पंजीकरण प्रक्रिया अभी बाकी है। नकली सोना गिरवी रखकर 2 बैंकों से लाखों का आरण लेने के मामले में पुलिस ने कई लोगों पर केस दर्ज किया है। बैंक अधिकारियों ने दस्तावेज जांच में गड़बड़ी पकड़ी। जांच एजेंसियां अब गिरोह के अन्य सदस्यों और संभावित नेटवर्क की तलाश कर रही हैं, ताकि वित्तीय धोखाधड़ी के इस मामले को पूरी तरह सुलझाया जा सके। महाराजगंज में ट्रांजिट परमिट जारी करने से पहले वाहनों का GPS पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि इससे अवैध परिवहन और खनन पर नियंत्रण मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत ऑनलाइन निगरानी से गतिविधियों पर तुरंत नजर रखी जा सकेगी और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
औरैया में युवती द्वारा सांप के साथ रहने और काटने के बाद जीवित होने का दावा चर्चा का विषय बन गया। डॉक्टरों ने इसे अंधविश्वास से जोड़कर वैज्ञानिक जांच की जरूरत बताई। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने और चिकित्सा सलाह लेने की अपील की है ताकि भ्रम न फैले। ग्रामीण स्वरोजगार बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना का दायरा बढ़ाया गया है। सरकार का कहना है कि हजारों युवाओं को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण मिलेगा। अधिकारी मानते हैं कि इससे गांवों में छोटे उद्योग बढ़ेंगे, पलायन कम होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। डिजिटल जनगणना 2 चरणों में कराने की तैयारी तेज है। पहले चरण में सामान्य जनसंख्या आंकड़े जुटेंगे, जबकि दूसरे में मतदाताओं से जुड़ी सामाजिक जानकारी संकलित की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नीति निर्माण में मदद मिलेगी। हालांकि गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को लेकर बहस भी तेज हो गई है। बजट पेश होते ही किसान नेताओं की नब्ज पर हलचल मच गई। राकेश टिकैत ने कहा कि बजट में किसानों को नजरअंदाज कर पूंजीपतियों के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों की चिंताएं बढ़ी। उनका कहना है कि आम जनता के लिए राहत की अपेक्षा कम दिखाई दे रही है। योगी सरकार ने स्वास्थ्य और आयुष क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। बस्ती में 100 बेड का आयुष अस्पताल बनने जा रहा है। बजट में इसका प्रावधान किया गया है और निर्माण प्रक्रिया को तेजी देने के लिए विशेष प्रशासनिक निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। कानपुर के मरीजों के लिए अस्पतालों की सुविधा में पारदर्शिता लाने की पहल हुई है। गुरुवार को उपलब्ध डॉक्टरों की सूची और ओपीडी शेड्यूल जारी किया गया ताकि लोग समय पर अपनी योजना बना सकें। इससे भीड़ और लंबी प्रतीक्षा से राहत मिलेगी और मरीज अपने आवश्यक डॉक्टर को आसानी से चुन पाएंगे। मेरठ पुलिस विभाग में नई प्रशासनिक गतिविधियों की शुरुआत हुई। नए एसएसपी अविनाश पांडेय ने पोस्टिंग मिलते ही कई पुलिसकर्मियों का अचानक ट्रांसफर कर दिया, जिससे विभाग में नई ऊर्जा और सख्ती की छवि बनी। यह कदम कानून व्यवस्था और प्रशासनिक प्रभाव बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी नीति में बदलाव से प्रशासनिक सुगमता बढ़ी है। अब छुट्टियों को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे कामकाज में व्यवधान कम होगा और कर्मचारियों को योजनाबद्ध तरीके से अवकाश लेने की सुविधा मिलेगी। अधिकारियों ने इसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है। हमीरपुर कालपी मार्ग के लिए नया प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। 14 करोड़ रुपए से सड़क का नवीनीकरण किया जाएगा। इस परियोजना से सड़क सुरक्षा, यातायात सुगमता और परिवहन लागत में कमी आएगी। स्थानीय लोगों और व्यवसायियों ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया, जो क्षेत्र के विकास में सहायक साबित होगा।